मंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन। ये ऐसा टॉपिक है जो आपका ग्रेविटेशन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ा देगा। अट्रैक्शन बढ़ाने के साथ साथ आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा कि भाई चीज तो ग्रेविटेशन है। तो देखते हैं, मान लीजिए ये माता है, धरती माता, करेक्ट। हमने ये अर्थ कंसीडर की और अर्थ के ऊपर एक बड़ा सा टावर लगा दिया ऊपर, ठीक है। अब हम यहाँ जाके खड़े हुए इसके ऊपर, हमने एक बॉल ले ली हाथ में, ठीक है दोस्तों। एक बात बताओ, अगर मैं इस बॉल को ड्रॉप कर दूं, तो ये बॉल कहां जाएगी? स्ट्रेट ऐसे नीचे जाएगी, क्लियर। चलिए अब मैंने क्या किया, बॉल को थोड़ा सा धीरे से वेलोसिटी दी, थोड़ी सी वेलोसिटी, इतनी सी वेलोसिटी है ना, तो बॉल ऐसे जाएगी। चलो अब क्या किया मैंने बॉल को थोड़ी और वेलोसिटी दे दी, तो बॉल गिरी यहां, क्लियर। अच्छा अब मैंने क्या किया, बॉल को थोड़ी और वेलोसिटी दी, जैसे मैंने वेलोसिटी बढ़ाई तो बॉल गई ऐसे, और ये आगे मेरे को पीछे से लगती हिट कर गई इसे। तो जिस पॉइंट से मैंने फेंका था मेरे को उसी पॉइंट पे आके वो थोड़ी देर बाद हिट कर दी। अब क्या हुआ, और स्पीड से फेंका मैंने तो ये बॉल और बड़ा पाथ ट्रेवल करके वापस हिट कर गई, और ज्यादा स्पीड बढ़ाई तो ये बॉल बाहर निकल गई, वापस ही नहीं आई। ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये मॉडल न्यूटन ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया था। कैसे एक्सप्लेन किया? उन्होंने बोला कि जो मोशन एक बॉल का हो रहा है अर्थ के अबाउट, जो मोशन बॉल का हो रहा है अर्थ के अबाउट, क्या वो फ्री फॉल मोशन होगा? मतलब वो क्या पूछ रहे हैं कि मान लो एक सैटेलाइट, एज्यूम कर लो एक सैटेलाइट घूम रही है ऐसे, क्या सैटेलाइट का मोशन फ्री फॉल है? आप बोलोगे सैटेलाइट फॉल कैसे होगी? अरे भैया याद है काइनेमेटिक्स, कोई भी मोशन फ्री फॉल मोशन है अगर उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज द अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ, क्लियर। इसका मतलब मैंने क्या किया, ये बॉल को ऐसे फेंका, बॉल नीचे आ गई, फ्री फॉल मोशन। फिर मैंने बॉल को थोड़ी सी वेलोसिटी दी, ये नीचे आ गई, फ्री फॉल मोशन। ये सारे मोशन फ्री फॉल मोशन है, ठीक है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे दो, ऐसी वेलोसिटी है जो इस पाथ पे ट्रैवल करना है। अब क्या बॉल चाहती है गिरना, बॉल कहां चाहती है? सरफेस पे गिरना, बट ड्यू टू इट्स वेलोसिटी वो बार बार सरफेस को मिस कर रही है और वापस ऊपर जा रही है, फिर वेलोसिटी से मिस कर रही है, फिर ऊपर जा रही है। So the motion of satellite around the earth is free fall motion, first thing. Second thing, आप ध्यान से देखो दोस्तों, क्या ये ऑलमोस्ट सर्कल मान लूं, ये वाला ऑलमोस्ट है ना। अगर मैं इसको सर्कल मानता हूं तो सर्कल की खासियत होती है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड हर पॉइंट पे क्या होती है दोस्तों? कांस्टेंट स्पीड होने के साथ साथ हमें एक चीज और पता होती है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ ही लगेगा दोस्तों, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्लियर। अच्छा मतलब इसको जो ड्राइव कर रहा है, जो फोर्स ड्राइव कर रहा है, जो इसको घुमा रहा है, वो बेसिकली सेंटर की तरफ लगा है हर बार कहां लगा दोस्तों? सेंटर की तरफ। मतलब वो चाहता है कि मैं इसको सेंटर की तरफ खींच लूं, बट उसके पास वेलोसिटी है, वो बोलती है मुझे जाने दे, क्लियर आया समझ में? तो ये होता है एक्चुअली प्लैनेटरी मोशन या सैटेलाइट का मोशन अराउंड एनी प्लैनेट, ठीक है। तो हम इसको कैसे समझते हैं? मान लीजिए कि अर्थ है और अर्थ के आसपास एक कोई r डिस्टेंस पे एक ऑर्बिट है, ठीक है। अर्थ की जगह आप कोई भी प्लैनेट ले सकते हैं। मान लीजिए ये r डिस्टेंस पे एक ऑर्बिट है। अब इस ऑर्बिट पे अगर मान लो सैटेलाइट को घूमना है, ऑर्बिट पे अगर सैटेलाइट को घूमना है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होना चाहिए। मान लीजिए दिस इज कॉल्ड एज VO, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। जिस ऑर्बिट से कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड या किसी प्लैनेट के अराउंड किसी फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी।
अब हम निकालेंगे इसका एक्सप्रेशन। दोस्तों देखो ध्यान से, अगर ये पार्टिकल मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो हर पॉइंट की स्पीड v ही होगी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है? हाँ है। कौन सा अट्रैक्शन है दोस्तों? अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। और यही अट्रैक्शन क्या इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के काम कर रहा है? तो क्या मैं इसको लिख दूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनटू मास ऑफ द सैटेलाइट। ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल इधर है डाउनवर्ड्स मान लीजिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। सो फोर्स इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू मास। एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों? एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाय r, where r is the radius of the circle, not the radius of the planet, radius of the orbit। चलिए दोस्तों fg क्या है? The force of attraction between these two particles g into mass of the earth into mass of the satellite divided by r square, where r is the distance between the center of the earth to the center of the satellite। गजब का रिजल्ट आएगा दोस्तों। m ने m को मार दिया, r ने r को मार दिया, ये हमारे पास बचा अंडर रूट g m e by r। This is called as the expression of the orbital velocity। यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता। ऑर्बिटल वेलोसिटी उसके मास पर डिपेंड कर रहा है जिसके आसपास वो घूम रहा है। जैसे मान लीजिए मैं अर्थ और सन का पेयर लूं, अब क्या अर्थ घूम रही है? तब जब ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखूंगा या जब वेलोसिटी लिखूंगा उसकी, तब क्या आएगा, g इंटू मास ऑफ द सन जिसके अबाउट घूम रहा है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। आया समझ में? चलिए तो आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे एनर्जीज ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। मान लीजिए कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में मेरी एक सैटेलाइट घूम रही है किसी प्लैनेट के अबाउट, ठीक है? तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी दोस्तों। उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिटल वेलोसिटी। मान लीजिए ये घूम रही है कौन सा एक सर्कुलर पाथ में, करेक्ट? अगर इसकी स्पीड अभी दोस्तों हमने निकाली, स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट g इनटू मास ऑफ द सैटेलाइट और मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट, हाइट ऑफ द प्लैनेट और टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। दोस्तों हमेशा याद रखना, हम सिर्फ टोटल डिस्टेंस लेते हैं यहां से वहां तक, ठीक है? अब इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? इफ r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, मतलब h बहुत 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 छोटा है r के कंपैरिजन में, तब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऑर्बिटल स्पीड इक्वल्स टू अंडर रूट g इनटू m बाय r। क्लियर? चलिए तो हम अभी ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। फर्स्ट हम एक जनरल केस ही लेते हैं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पूछूं दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी दोस्तों इस पार्टिकल की, इस सैटेलाइट की? हाफ इनटू मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू स्पीड स्क्वायर g m बाय r, इसको स्क्वायर करके तो कितना क्या दोस्तों मेरे पास? यह क्या g कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r। ये मेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है? कैपिटल M मास ऑफ द प्लैनेट, कैपिटल स्मॉल m मास ऑफ द सैटेलाइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ चुके लास्ट लेक्चर में। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव माइनस g m m बाय r। r क्या है? वही डिस्टेंस सेंटर सेंटर। चलिए फिर वो मुझसे क्या पूछेंगे, बताओ टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या होता है दोस्तों? टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दो। देखो अगर gm by r को मैं 1 कंसीडर कर लूं तो ये है -1, ये है +1/2, तो आंसर क्या आएगा? -1/2। सो ये क्या आएगा? gmm by 2r। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सैटेलाइट which is revolving around the planet। अब एक चीज ध्यान से देखो दोस्तों, टोटल एनर्जी क्या आ रही है मेरी? नेगेटिव। टोटल एनर्जी क्या आ रही है दोस्तों? नेगेटिव। जब भी एनर्जी टोटल नेगेटिव आए इसका मतलब समझ जाना सिस्टम बाउंड है। सिस्टम बाउंड है मतलब अगर ये घूम रहा है तो ये घूमता रहेगा क्योंकि एनर्जी मेरी नेगेटिव है। जितनी कम एनर्जी होती है ना दोस्तों, जितनी कम एनर्जी होती है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होती है।
तो यहाँ पर हमारी टोटल एनर्जी नेगेटिव आई है, इसका मतलब सिस्टम मेरा स्टेबल है। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? मैक्सिमम 0 इन्फिनिटी पे यार, तो हमेशा उससे कम ही होगी, ये तो नेगेटिव है। और काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, और टोटल एनर्जी सिस्टम्स के लिए जो कि बाउंड है उनके लिए नेगेटिव ही आती है। चलिए अब हमें वो कई बार पूछते हैं कि रिलेशन बताओ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी में, तो अब वो यहाँ से दिख रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों बराबर हैं, बस एक नेगेटिव का अंतर है। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में नेगेटिव का अंतर है, करेक्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 करूं तो क्या टोटल एनर्जी आ जाएगी मेरी, दोनों नेगेटिव है इसलिए मेरे को माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, बट ये एनर्जी ज्यादा है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो इसके बराबर आएगी, राइट। अब यहाँ पे आप इन दोनों को मैच करोगे, अगर दोनों में आरएचएस सेम कर देता हूं मैं तो एलएचएस भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ये रिलेशंस काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है, और टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। नाउ वी विल डिस्कस इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। मान लीजिए मेरा सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, हमें क्या निकालना है उसका दोस्तों? टाइम पीरियड। अभी हमने निकाला कि इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो होती है √g(m)/r, where r is the distance between this point and the center of the planet, right? मैं मान लेता हूं कि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी? इसका मतलब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? पूरा 2πr एक टाइम पीरियड में। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं दोस्तों, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अगर हम एक पार्टिकल की बात करें, इस सैटेलाइट की बात करें पूरे में, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है दोस्तों? टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन और वन रोटेशन। सो हम यहाँ पे रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें टाइम निकालना है। टाइम क्या होगा दोस्तों? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। दोस्तों डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस तो है सर्कमफेरेंस के बराबर 2πr। r कौन सा दोस्तों? छोटा वाला, क्योंकि वो दूर घूम रहा है। अगर पास घूम रहा होता तो हम कैपिटल R लेते हैं। स्पीड कितनी है दोस्तों उस पॉइंट पे? √gm/r। एक काम करता हूं, ये टाइम पीरियड कितना है? 2π√gm एज इट इज रखता हूं यहां पर, ठीक है। ये कितना है? r⁴ और ये कितना है? r⁴ क्या ऊपर से ऐड हो जाएंगे वो, तो क्या r⁴ और दोस्तों ये हमने बहुत ही ब्यूटीफुल और इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव कर लिया, दैट t is proportional to r⁴ और I can say t² proportional to r³। इसे हम पढ़ेंगे फिर से जब हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ, that the time period is proportional to r³। Now we will discuss expression for escape velocity। ये escape velocity क्या है? ये वही चीज है जो आपने साउथ इंडियन मूवीज में देख रखी होगी। आप क्या करते हैं? किसी पार्टिकल को अर्थ से थ्रो करते हैं। अब थ्रो करने के बाद हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि पार्टिकल ऊपर गया नीचे आ गया, लेकिन एस्केप वेलोसिटी मतलब किस स्पीड से फेंके आप कि वो पार्टिकल कभी वापस ही ना आए, दैट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस पे मैंने एक m मास का पार्टिकल रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अभी ये पार्टिकल सिर्फ रखा हुआ है। अगर मैं इससे आपसे पूछूं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी होगी -gm/r, ठीक है। अगर r डिस्टेंस पे होता तो gm/r लेते, लेकिन हम सरफेस पे रखा है इसको, तो -gm/r। अभी कोई स्पीड नहीं है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0 इनिशियली, राइट। नाउ टोटल एनर्जी कितनी है दोस्तों? टोटल एनर्जी भी -gm/r है। और मैंने बताया था, आपको याद होगा कि इस सिचुएशन में भी टोटल एनर्जी क्या आ रही है दोस्तों? नेगेटिव। अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव आ गई इसका मतलब सिस्टम बाउंड है हमारा, राइट। सिस्टम बाउंड होने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि टोटल एनर्जी पहली बात तो नेगेटिव पता होती है हमें, और सिस्टम बाउंड है मतलब ये कहीं भाग के नहीं जाएगा, ये यहीं पर रहेगा। अब चलते हैं हमारे मेन रोल पे, जो हम निकालना है एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। मान लीजिए कि इनिशियली मैंने इसको VE एस्केप वेलोसिटी दे दी। VE क्या है? एस्केप वेलोसिटी।
एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी एंगल पे दें इसको, ऊपर नीचे इधर उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोई रैंडम डायरेक्शन ले ली यहां से इस डायरेक्शन, ठीक है। एस्केप मतलब इसको कहां तक फेंकना है, इसको इंफिनिटी तक फेंकना है, यहां तक दोस्तों, इंफिनिटी तक फेंको। कब तक फेंको, जब तक अर्थ का अट्रैक्शन उस पर खत्म ना हो जाता। मान लीजिए कि अर्थ का अट्रैक्शन इस रीजन तक है, अर्थ का अट्रैक्शन इस रीजन तक है, और यहां पर मैंने इस पार्टिकल को जैसे जैसे पहुंचा दिया, इसकी जो फाइनल स्पीड होगी वो होगी इस पॉइंट पे आके 0, इंफिनिटी पे पहुंचा दिया मैंने उसको, और ऑलमोस्ट उसकी स्पीड वहां पे जाते जाते खत्म हो गई। तो स्पीड हो गई 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है दोस्तों इनफाइनाइट में, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है 0। अगर स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। इसका मतलब टोटल एनर्जी कितनी है दोस्तों, यहां पर टोटल एनर्जी हो गई मेरी 0। ओहो, इस पॉइंट पे अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है माइनस जी एम एम पाया, अभी लिखा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ई स्क्वायर। व्हाट इज वी? वी इज द एस्केप वेलोसिटी। अब मुझे पता है कि एनर्जी कंजर्व्ड होगी, टोटल एनर्जी हमेशा क्या होगी, कंजर्व्ड। इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, टोटल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी फाइनल कितनी, 0। जैसे ही सिस्टम की एनर्जी 0 हो गई वो भाग गया वहां पर उस पॉइंट पे। तब देखते हैं ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इनटू मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू एस्केप वेलोसिटी द होल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी इनटू मास ऑफ द प्लैनेट इनटू मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब एक काम करता हूं, इसको उधर ले आता हूं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा VE की वैल्यू आ जाएगी √2gm/r, √2gm/r। मतलब एस्केप वेलोसिटी भी मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता, ये उस मास पे डिपेंड करता है जहां से आपने इसको फेंका है। ठीक है, हमने अर्थ लिया है तो यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ आएगा। क्या ये चीज कांस्टेंट है अर्थ के लिए? अर्थ का मास कांस्टेंट, g कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट। सो जो एस्केप वेलोसिटी की स्पीड आती है वो आती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर आपने किसी पार्टिकल को इतनी रफ्तार से फेंक दिया तो वो पार्टिकल जिंदगी में वापस लौट के आने वाला नहीं है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल मेरा ऑर्बिटल स्पीड से घूम रहा था एकदम अर्थ के पास, ऐसे घूम रहा था, ठीक है, अर्थ के बिल्कुल पास। तो उसकी स्पीड कितनी होती है दोस्तों, स्पीड होती है √gm बाय स्मॉल r। बट यहाँ पे स्मॉल r और कैपिटल R क्या है, बराबर, क्योंकि मैंने हाइट को नेग्लिजिबल माना है। तो अगर मैं एस्केप वेलोसिटी ये है और अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखूं तो क्या √gm बाय r होगा। अगर इन दोनों का रेशियो लेता हूं, तो रेशियो आता है एस्केप वेलोसिटी बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, दिस इज √2:1। और ये रेशियो हर प्लैनेट के लिए कांस्टेंट होता है दोस्तों, हर प्लैनेट के लिए कांस्टेंट होता है। आप देख लो यहाँ पे ना तो मास है, ना ग्रेविटेशन है, ना रेडियस है, ना कुछ है। एस्केप वेलोसिटी टू दैट ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लैनेट, हमेशा उनका रेशियो √2 ही होगा। नाउ वी विल टॉक ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सबसे पहले हम देखते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट से ये हमें स्टेशनरी दिखती है। समझ नहीं आया दोस्तों, ध्यान से देखो इधर। मान लो कि ये अर्थ है और अर्थ घूम रही है गोल गोल, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। मान लो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है और यहाँ पर मेरी सैटेलाइट है। कहाँ दोस्तों, यहाँ पर मेरी सैटेलाइट है। मान लीजिए डिस्टेंस कुछ r है, r कितना हो गया, RE + h। ठीक है दोस्तों, अब ये जो सैटेलाइट है ये क्या करती है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट से हमेशा रेस्ट में होती है। मतलब जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी घूमती है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हमें ऐसा लगता है कि वो स्टेशनरी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और जिस ऑर्बिट में ये घूमते हैं उस ऑर्बिट को बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, अर्थ अपना एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? आप बोलेंगे हाँ वो तो हमें पता है 24 आवर्स, राइट। मिनट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो
पृथ्वी से, अर्थ से कितनी हाइट पर होती है। तो उसके लिए हमने अभी टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला डिराइव किया था, आपको याद हो, t is equals to 2 pi under root gm r to the power 3/2। r क्या है दोस्तों? सेंटर से डिस्टेंस उस पॉइंट की। हम एक काम करते हैं, इसको ये लिखते हैं 2 pi by root gm r plus h to the power 3/2 where re is nothing, it is the radius of the earth। अब हमें देखो ये पता है, 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 सब कुछ पता है, बस हाइट नहीं पता। क्या आप हाइट निकाल सकते हो? जब आप कैलकुलेट करोगे, करना मत, वो आता है 36,000 किलोमीटर। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। सरफेस से 36,000 किलोमीटर दूर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है जो अपनी पार्किंग ऑर्बिट में घूमती है, और वो हमें किसी पर्टिकुलर रीजन के रेस्पेक्ट से हमेशा स्टेशनरी ही दिखती है। क्लियर? नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप द वर्ल्ड।